एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे कॉस्ट शीट के ऊपर नेक्स्ट वैरायटी। आज जो प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ इसका नाम है एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। सर, एस्टिमेट कॉस्ट शीट क्या होता है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम में समझाऊंगा। एस्टिमेट कॉस्ट शीट क्या होता है, हम ना एक कोटेशन देते हैं। कोटेशन जैसा कोई प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो अपना एक कोटेशन देते हैं, टेंडर देते हैं कि इस जॉब को हम इतने में करके देंगे। तो वैसी एस्टिमेट कॉस्ट शीट भी होता है। किसी जॉब को करने में हमारा कितना खर्चा लगने वाला है फ्यूचर में, उसका हम पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। ठीक है, लिस्ट पूरा। तो अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसके अंदर आपको एस्टिमेट कॉस्ट शीट समझाऊंगा, ध्यान देना। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑफ एमके लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड दिया है 31 मार्च 2020। ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो फाइनेंशियल है, लेकिन हमें इसको देख के कॉस्ट शीट बनाना है। ठीक है, तो मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है। क्या क्या दिया है? मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट है ना। ये क्या है भाई साहब? ये ट्रेडिंग अकाउंट है। ऊपर हाईलाइट भी करता हूँ, ये ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट है। हमें इसमें से कॉस्ट शीट बनाना है। इसमें से क्या बनाना है? कॉस्ट शीट बनाना है। तो मटेरियल कंज्यूम, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है ना। नीचे आ जाओ, प्रॉफिट लॉस में ऑफिस रेंट, जनरल एक्सपेंस, मैनेजमेंट, गुडविल राइट ऑफ किया, एडवर्टाइजमेंट, सेल्समैन कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, नेट प्रॉफिट। क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट का सेल्स दिया है, 15,000 पीस बेचा उन्होंने 15 लाख का। ग्रॉस प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन किया है। डिविडेंड रिसीव्ड इनकम है। कॉस्ट शीट में हम कभी भी इनकम नहीं लिखते और इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट। सर, कौन सा इसमें से कॉस्ट शीट में नहीं आएगा? तो चलो हम आपको बता देते हैं। तो पहला चीज़ देखो, कॉस्ट शीट में हम लोग मटेरियल कंज्यूम लिखते हैं, डायरेक्ट वेजेस लिखते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड लिखते हैं, बरोबर। जीपी कुछ मत करो, वो तो ऊपर से नीचे आ रहा है, उसको कुछ मत करो। ऑफिस रेंट लिखते हैं, जनरल एक्सपेंस लिखते हैं, मैनेजमेंट एक्सपेंस लिखते हैं, ऑफिस एक्सपेंस है। गुडविल राइट ऑफ ये हम कॉस्ट शीट में नहीं लिखते, मैंने क्रॉस किया इसके सामने। गुडविल राइट ऑफ किया, ये प्रोडक्ट में ना डायरेक्ट लगता है ना इनडायरेक्ट लगता है। ये तो कंपनी का रेपुटेशन खराब है, उसको राइट ऑफ किया, वो कंपनी का प्रॉब्लम है। इट इज़ अ फाइनेंशियल, नॉट कॉस्ट शीट आइटम। ओके, तो गुडविल राइट ऑफ किया, उसको कॉस्ट शीट में हम नहीं लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट सेलिंग है, सेल्समैन कमीशन सेलिंग है। इंटरेस्ट ऑन लोन, शेयर से डिवेंचर से संबंधित कोई चीज़ नहीं लेने का, या कल अगर शेयर्स पे डिविडेंड देंगे वो भी नहीं लेने का। तो इंटरेस्ट ऑन लोन वो उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कि उन्होंने लोन रेज किया है, तो ना प्रोडक्ट में डायरेक्ट लगता है ना इनडायरेक्ट लगता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हम कस्टमर से नहीं लेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट में तो नहीं लेंगे। तो दो चीज़ हम क्रॉस किए, एक तो गुडविल राइट ऑफ किया और इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लेना है। डाउट रहेगा तो मेरा प्लेलिस्ट में जाके देखो, वो वाला वीडियो देखना। कौन सा मालूम है? जिसमें मैंने बताया था आइटम एक्सक्लूडेड इन द कॉस्ट शीट, उसमें समझाया था मैंने। याद से नहीं मिला तो प्लेलिस्ट में ढूंढो। तो क्रेडिट साइड में आ जाओ। सेल्स तो हम लिखेंगे, डिविडेंड रिसीव्ड इनकम है, हम कॉस्ट शीट में कभी भी इनकम नहीं लिखते और इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट नहीं लिखते। इनकम तो हम लिखते नहीं, बात ही मत करो। तो डेबिट में दो चीज़ नहीं लिखेंगे, क्रेडिट में दो चीज़ नहीं लिखेंगे। इसको ध्यान में रखते हम लोग कॉस्ट शीट बनाएंगे। नीचे क्या बोलता है? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, फ्यूचर के लिए बात करता है। 21 के लिए 2021 एस्टिमेट करने जा रहे हैं हम लोग। क्या करने जा रहे हैं? एस्टिमेट करने जा रहे हैं कि हाई महंगाई, वैसे भी पेट्रोल 100 रुपये पार हो गया है ना 2021 में। तो प्रोडक्शन एंड सेल विल बी डबल। प्रोडक्शन एंड सेल विल बी डबल। इसका मतलब सोचो, हम लोग ना चप्पल बना के बेच रहे हैं, ओके, स्लीपर। तो आज हम लोग अगर 15,000 स्लीपर बना के बेच रहे हैं, तो हम अगले साल कितना बनाएंगे? बोलता है प्रोडक्शन एंड सेल विल बी डबल। मेन वर्ड देखते जाना। बोलता है प्रोडक्शन और सेल डबल करेंगे। डबल डबल धमाल नहीं बोला है, हम अगले साल डबल बेचेंगे। मतलब अभी 15,000 पीस बना के बेचे थे, तो अगले साल 30,000 यूनिट्स बेचेंगे। ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, खुद ही बोलता है पर यूनिट में चेंजेस करना है। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट विल राइज बाय 20%। मटेरियल महंगा होने वाला है, तो मटेरियल का जो प्राइस है एक एक पीस का, उसको 20% से बढ़ाओ। डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट, उसको भी पर यूनिट में चेंजेस करना है। बोलता है वो इंक्रीज होगा 40%। हाई महंगाई, हाई महंगाई, मजदूर बोलते हैं मालिक मुर्दाबाद।
हमारा पगार बढ़ाओ, बोला ठीक है मुर्दाबाद मत बोल, मैं पगार बढ़ा रहा हूँ। तो डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 40%, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या बोले सर ने अभी तक कि जो मटेरियल है उसका प्राइस 20% से बढ़ जाएगा, जो वेजेस है उसका प्राइस 40% से बढ़ जाएगा। एरो का मतलब इंक्रीज हो रहा है। अब इंग्लिश पढ़ते हैं। ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड, देखो फैक्ट्री ओवरहेड दिखाई दे रहा सबको, अरे नहीं दिख रहा है, ये देखो ना फैक्ट्री ओवरहेड 3 लाख दिखाई दे रहा है ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट में। यस सर, उस 3 लाख के अंदर क्या बोलता है पढ़ो, ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड 1.5 लाख फिक्स्ड है उसके अंदर। तो याद है ना रूल, फिक्स तो फिक्स्ड होता है, पत्थर है वो, हमेशा एक जैसा ही रहेगा। तो जितना भी फैक्ट्री खर्चा है उसमें 1.5 लाख का फिक्स्ड है बोलता है, क्लियरली बोला 1.5 लाख फिक्स्ड है। इसका मतलब 3 लाख के अंदर 1.5 लाख फिक्स्ड है। इधर ही एरो बना देता हूँ, इस 3 लाख के अंदर 1,50,000, 1,50,000 क्या है, एफ मतलब फिक्स्ड। तो इसका मतलब बैलेंस कितना बचा भाई साहब, 1,50,000। वो क्या होगा, वो वेरिएबल होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, यस सर। पढ़ो इंग्लिश अच्छे से। ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड 1,50,000 फिक्स्ड है, विच वुड रिमेन सेम लेवल, वो आगे भी सेम रहेगा। जैसा रूम का भाड़ा 1.5 लाख है तो अगले साल भी 1.5 लाख ही रहेगा। बट वेरिएबल एक्सपेंसेस, वेरिएबल देयर ऑफ वुड बी इन सेम प्रोपोर्शन। जो वेरिएबल हैगा, जो वेरिएबल होगा ना वो किसका प्रोपोर्शन में होगा, वेरिएबल देयर ऑफ वुड बी इन सेम प्रोपोर्शन टू डायरेक्ट वेजेस। वेरिएबल कैसा रहेगा, डायरेक्ट वेजेस का रेशियो में रहेगा। मतलब जैसा डायरेक्ट वेजेस बढ़ेगा तो फैक्ट्री ओवरहेड का वेरिएबल भी बढ़ेगा, वेजेस कम होगा तो फैक्ट्री ओवरहेड का वेरिएबल भी कम होगा। हम तेरे साथ साथ हैं। तो मतलब करते हैं अभी, बस थोड़ा सब्र करो, पहले इंग्लिश पढ़ लो है क्या। तो बोलता है जो फैक्ट्री ओवरहेड का जो अमाउंट है 1.5 लाख फिक्स्ड है, बाकी जो वेरिएबल है विल बी इन सेम प्रोपोर्शन टू डायरेक्ट वेजेस, जो 1920 में था। पढ़ते हैं आगे। टोटल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इंक्रीज बाय 40%। टोटल एडमिन का खर्चा है ना, जितना भी एडमिन का खर्चा है, पता चला एडमिन का खर्चा कौन से, एक तो ऑफिस का रेंट, जनरल एक्सपेंस और मैनेजमेंट, ये है एडमिन का खर्चा, तीनों मिला के टोटल। तो बोलता है टोटल, इंग्लिश पढ़ रहे हो बरोबर, बोलता है टोटल मतलब जितना भी तीनों का टोटल कर लो उसको 40% से इंक्रीज करने का, ठीक है, समझ में आ रहा है। 40% से इंक्रीज करेंगे। एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, वो बोलता है पर यूनिट में चेंजेस करना है। किस में चेंज करना है, पर यूनिट में चेंजेस करना है। विल इंक्रीज बाय 20%, तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, कितना परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, 20% से इंक्रीज हो रहा है। अब सब बढ़ रहा है तो हम प्रोडक्ट सस्ता क्यों रखेंगे, तो सेलिंग प्राइस को भी बढ़ाएंगे, कितना से 10% से बढ़ाएंगे। सेलिंग प्राइस मतलब एक पीस आप कितने का बेच रहे हो, अगले साल वो महंगा करेंगे। कैसा पता चलता है, देखो 15 लाख का हमने सेल किया, ट्रेडिंग अकाउंट देखो, ट्रेडिंग अकाउंट 15 लाख का हमारा सेल है, 15,000 पीस बेचे हो, तो आप इसको डिवाइड करोगे ना, इसको इससे डिवाइड करो तो पता चलता है आपने 100 रुपये का एक एक पीस बेचा है पर यूनिट, 100 रुपीज़ पर यूनिट मिला। 15 लाख डिवाइड बाय 15,000 करो, इसका एक पीस 100 रुपये का बेच रहे हो, सेलिंग प्राइस है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, 100 रुपये क्या है सर, इसका सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस है 100 रुपीज़ पर यूनिट, 100 रुपीज़ पर यूनिट। तो अगले साल हम 100 रुपीज़ का नहीं बेचेंगे, थोड़ा और महंगा बेचेंगे, 10% बढ़ाएंगे उसको, मतलब 110 रुपये का बेचेंगे। सर क्या क्या बनाना बोला, दम में तो कॉस्ट शीट बना 31 मार्च 2020 का, और बाद में प्रोजेक्टेड कॉस्ट शीट बनाओ 31 मार्च 2021 का, जिसके अंदर पर यूनिट और टोटल कॉस्ट भी दिखना चाहिए, पर यूनिट कॉलम भी दिखना चाहिए और टोटल कॉस्ट भी दिखना चाहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, ज़बरदस्त क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये तो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, इसको देख के हम लोग कॉस्ट शीट बनाएंगे अभी। तो ध्यान देना, तो दो अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले अपन लोग कॉस्ट शीट बना लेते हैं। तो हेडिंग क्या लिखेंगे सर, कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, क्या लिखेंगे सर, कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड, क्या दिया था, 31 मार्च 2020 का बना रहे हैं। ऊपर टेरिस में प्रोडक्शन इक्वल टू पी मतलब प्रोडक्शन और एस मतलब सेल। कंपनी ने प्रोडक्शन कितना किया, सेल कितना किया वो लिखना पड़ता है।
ठीक है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि इस क्वेश्चन में दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो प्रोडक्शन इक्वल टू सेल्स इक्वल टू दोनों सेम है। चलो देखते हैं कंपनी ने कितना पीस बनाया। देखो ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में 15,000 पीस बनाया, तो 15,000 पीस बनाया और 15,000 पीस हमने बेच दिया। एंटीक पीस बनाए थे, सब का सब बिक गया। तो ऊपर लिखने का ये कॉस्ट शीट 15,000 पीस का है, 15,000 यूनिट्स बनाया हमने। उसमें दो कॉलम बनाने का, रुपीस और पर यूनिट, रुपीस और पर यूनिट, रुपीस और पर यूनिट। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन आपको दिखाते हुए जाऊंगा। सबसे पहला कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आपको याद ही है। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग डायरेक्ट मटेरियल। अगर अलग से ये जो नीचे का पैराग्राफ है सब अभी मत देखो, ये जो लास्ट का पैराग्राफ है ना वो मत देखो अभी, फिलहाल उस ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस को केवल देखो। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम दिखाई दे रहा है, यस सर वही डायरेक्ट मटेरियल लगा होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल। तो कॉस्ट शीट में डायरेक्ट मटेरियल तो लगता ही है प्रोडक्ट बनाने में, तो डायरेक्ट मटेरियल कितना लग गया 3,75,000। पहला रुपीस हम लिख लेते हैं। नेक्स्ट डायरेक्ट मटेरियल के बाद डायरेक्ट वेजेस कितना 2,25,000। तो डायरेक्ट वेजेस लिखेंगे 2,25,000। क्या लिखा सर ये डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट वेजेस हो गया। उसके बाद इस क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, तो आपको पता है ना डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस करेंगे, अंडरलाइन मारो तो दोनों अंडरलाइन मारो। इस आंसर को बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं सर जी, प्राइम कॉस्ट। सबसे पहला खर्चा प्रोडक्ट को बनाने का, तो टोटल करते जाना। 3,75,000 प्लस 2,25,000 टोटल आता है 6 लाख। मतलब इसके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता। अब 3 ओवरहेड होते हैं, चलो ऐड अ फैक्ट्री ओवरहेड। लेकिन एक बात थोड़ा ध्यान देना बेटा, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड के दो बच्चे हैं, कौन कौन, पढ़ो ये वाला पॉइंट पढ़ना, डी वाला, डी वाला बोलता है उसमें 1.5 लाख फिक्स्ड है बाकी वेरिएबल है। तो इधर ही एरो बना है ना, 3 लाख डायरेक्ट मत लिखो। इस 3 लाख के अंदर 1,50,000 फिक्स्ड है और 1,50,000 वेरिएबल है। तो फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर दो लिखो, एक तो फिक्स्ड और दूसरा लिखो वेरिएबल। आपको फिक्स्ड और वेरिएबल में कंफ्यूजन है, प्लेलिस्ट में वीडियो बनाया हूँ, पहले ही वीडियो है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए समझना बहुत जरूरी है कि फिक्स्ड क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। तो फिक्स्ड कितना लिखो 1,50,000 और वेरिएबल कितना लिखो 1,50,000। क्लियर, क्यों इसको तोड़ के लिखा, मेन आंसर 6 लाख से उसमें इसको ऐड कर दो, तो मेन आंसर में ऐड कर देंगे। अब हमारा आंसर आएगा 6 + 3 9 लाख। इसको बोलेंगे वर्क कॉस्ट। क्या बोलेंगे सर जी, वर्क कॉस्ट। अब इसमें क्या ऐड करेंगे, ऐड एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा, ऐड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऑफिस का खर्चा। चलो ऑफिस का खर्चा देखो ये 3 है, दिखाई दे रहा है, ब्रैकेट डाला हूँ। ऑफिस का रेंट, जनरल एक्सपेंस और मैनेजमेंट, तीनों कॉपी पेस्ट करेंगे। तो पहला ऑफिस का रेंट, ऑफिस रेंट कितना दिख रहा था आपको, ऑफिस का रेंट 90,000, ऑफिस का रेंट। उसके बाद ऑफिस रेंट के बाद जनरल एक्सपेंस 75,000, जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस कितना दिख रहा था 75,000। जनरल एक्सपेंस 75,000 के बाद मैनेजमेंट एक्सपेंस 60,000, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस 65,000। तो सीधा सीधा मेन आंसर 9 लाख है, इसमें तीनों को प्लस कर दो, आपको आंसर आएगा, उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कितना आएगा 9 लाख में पूरा प्लस कर दो 2,25,000, आंसर आएगा 11,25,000। अच्छा इस क्वेश्चन में वो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड नहीं है, तो इसी कॉस्ट ऑफ सेल भी बोल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ता। अब इसमें ऐड करेंगे, ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब देखते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कौन सा है। देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, एक तो एडवर्टाइजमेंट है, दूसरा सेल्समैन कमीशन है। यस सर, तो एडवर्टाइजमेंट, तो पहले लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कितना 1,31,250 और सेल्समैन कमीशन है, सेल्समैन कमीशन कितना है, सेल्समैन कमीशन
सेल्समैन कमीशन का अमाउंट है 1,50,000। बेटा मेन आंसर में इसको ऐड कर दो, मेन आंसर में इन दोनों को प्लस कर दो। बेटा एडवर्टाइजमेंट लिख लिया, सेल्समैन कमीशन लिख दिया, मेन आंसर में इसको ऐड कर देना। अब एक आंसर आएगा, मेन आंसर में इसको ऐड कर देना, 11,25,000 में इन दोनों को प्लस कर दो, आंसर आएगा 14,06,250। सुन रहे हो, 14,06,250। इस आंसर को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल। क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स, या टोटल कॉस्ट भी बोल सकते हो। फ्री में तो नहीं बेचेंगे, एड अ प्रॉफिट, एड अ प्रॉफिट, तो आपको मिलेगा सेल्स, आपको मिलेगा सेल्स। गुड न्यूज़ ये है कि क्वेश्चन में सेल्स दिया था, याद करो 15,000 पीस उन्होंने कितने में सेल किया? 15 लाख का। यस सर, तो सेल्स कितना लिखेंगे? 15 लाख। सुनो बेटा, ये जो 15 लाख है ना सेल्स है, इसमें से कॉस्ट माइनस कर दो, द डिफरेंस इज द प्रॉफिट, द प्रॉफिट इज द बैलेंसिंग फिगर। तो प्रॉफिट कितना आएगा? 93,750। रुक जाओ, ये प्रॉफिट फाइनेंस का प्रॉफिट से मैच नहीं होगा, ये कॉस्ट शीट का प्रॉफिट है 93,750। याद करो फाइनेंस का प्रॉफिट कितना था? 76,750 था, दिखाई दे रहा है, हाईलाइट कर दूं, ये देखो देखो, फाइनेंस का प्रॉफिट 76,750 हाईलाइट किया है, और कॉस्ट शीट का प्रॉफिट कितना था? कॉस्ट शीट का प्रॉफिट है 93,750, और फाइनेंस का प्रॉफिट देखो हाईलाइट किया 76,750, दोनों मैच नहीं होगा। इसीलिए तो एक चैप्टर है रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट शीट एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड। क्यों मैच नहीं होता मालूम है? हमने डेबिट साइड में 2 आइटम नहीं लिखा, क्रेडिट साइड में 2 आइटम नहीं लिखा, इसकी वजह से टैली नहीं होता है। तो सर टैली नहीं होगा तो राइट है ना? हाँ 100% राइट है यार, फाइनेंस और कॉस्ट शीट का प्रॉफिट सेम नहीं रहता है। इसीलिए तो एक नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है रिकंसिलेशन। समझ में आ रहा है? यस सर। नेक्स्ट, तो कॉस्ट शीट तो हमने बना लिया फर्स्ट ईयर का। सर ये पर यूनिट कॉलम बनाने का ना, हाँ फालतू नहीं रखा हमने, तो इसको अभी डिवाइड करेंगे। क्या करने का? प्रोडक्शन और सेल दोनों 15,000 है, तो नॉन स्टॉप सबको 15,000 से डिवाइड करो। चलो डिवाइड करो, रुपीज़ को हमेशा न्यूमिनेटर में रखने का। तो 3,75,000 डिवाइड बाई 15,000 करो, आंसर आएगा 25.00। एक पीस का भाव है। डायरेक्ट वेजेस को डिवाइड करो, आंसर आएगा 15.00। प्राइम कॉस्ट को डिवाइड करो, यस सर सबको डिवाइड करने का चुन चुन के, तो 6 लाख डिवाइड बाय 15,000 करो, आंसर आएगा 40.00। डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक लिखो, 1,50,000 को डिवाइड करो, आंसर आता है 10.00। इसको डिवाइड करो 10.00। 9 लाख को डिवाइड करो, आंसर आता है 60.00। 90,000 को डिवाइड करूँ क्या सर? यस सर, छोड़ो मत, सबको डिवाइड कर दो। तो 90,000 डिवाइड बाय 15,000 करो, 90,000 डिवाइड बाय 15,000 करो, आंसर आता है 6.00। 75,000 डिवाइड बाय 15,000 करो, आंसर आता है 5.00। तो 60,000 डिवाइड बाय 15,000, आंसर आता है 4.00। 11,25,000 डिवाइड बाय 15,000 करो, आंसर आता है 75.00। क्लियर? अभी 1,31,250 डिवाइड बाय 15,000 करो, आंसर आता है 8.75। 1,50,000 डिवाइड बाय 15,000 करो, आंसर आता है 10.00। 14,06,250 डिवाइड बाय 15,000 करो, आंसर आता है 93.75। आगे बढ़ते हैं, 93,750 डिवाइड बाय 15,000 करो, आंसर आता है 6.25, और लास्ट में 100 रुपीज़। इसका मतलब क्या है? एक पीस जो हम 100 रुपये का बेच रहे हैं आपको, इसमें हमारा प्रॉफिट 6.25 है, हमारा बनाने खर्चा 93.75, इसके अंदर पूरा डिटेल है उसका कि 93.75 कैसे आया। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल कॉस्ट शीट, जो हमें बोला था सवाल नंबर 1 कि आप कॉस्ट शीट बनाओ। अब क्या बोला उसके बाद? बोलता है दम है तो एस्टिमेट कॉस्ट शीट बना के दिखा। अब एस्टिमेट कॉस्ट शीट आप अलग ही बनाओ, उसके साथ अटैच मत करो, अलग बनाओ सेपरेट। जब आप एस्टिमेट कॉस्ट शीट बनाओगे फ्यूचर के लिए, तो कुछ बातें आप ध्यान दोगे। हाई महंगाई, एक आपको मैं हिंट देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलते हैं ना, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलते, साइलेंट मोड पे रहेंगे, तो प्राइम कॉस्ट के ऊपर खर्चा वेरिएबल होता है। प्राइम कॉस्ट के ऊपर यहाँ तक खर्चा वेरिएबल होता है, इसके बाद प्राइम कॉस्ट के बाद ये खर्चा फिक्स्ड टाइप के होते हैं। सुन रहे हो?
प्राइम कॉस्ट के ऊपर जो खर्चा होता है वेरिएबल होता है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेंगे, साइलेंट मोड पे है, देखो साइलेंट मोड पे, म्यूट पे, तो अगर साइलेंट रहेगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा, तो प्राइम कॉस्ट के ऊपर खर्चा वेरिएबल होता है, तो वेरिएबल में पर यूनिट में चेंज करने का। और प्राइम कॉस्ट के नीचे जो खर्चे होते हैं, फैक्ट्री, एडमिन, सेलिंग, वो फिक्स्ड होते हैं। अगर कुछ चेंजेस करने बोलेंगे तो अमाउंट में चेंज करना है। ठीक है, ये कब करना है? जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेंगे तो। अगर क्वेश्चन ने बोला तो वैसे ही करो। ठीक है, यस सर, समझ गए। वीडियो को वापस सुनना, सर ने क्या बोला था। अब हम बनाने जा रहे हैं बेटा एस्टिमेट कॉस्ट शीट। तो नेक्स्ट पेज पे आप बनाना, मैं बाजू में बना देता हूँ। बोल देंगे इसको एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। क्या बोलेंगे सर? एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाने जा रहे हैं। कभी का एस्टिमेट कॉस्ट शीट कभी का बना रहे हैं? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 का बना रहे हैं। अब सवाल ये है कि प्रोडक्शन और सेल कितना लिखे। हर एक चीज़ पढ़ेंगे और साथ में सॉल्व करेंगे। हर एक चीज़ पढ़ेंगे, साइमल्टेनियसली से सॉल्व भी करेंगे। वो लोग बोल रहे हैं कि पॉइंट नंबर ए पढ़ो, प्रोडक्शन और सेल भविष्य में डबल होगा। तो आज हम लोग 15,000 पीस बना के बेच रहे हैं, तो अगले बार कितना बेचेंगे? डायरेक्ट डबल, इसका डबल 30,000 यूनिट। सबको समझा कि सर को 30,000 यूनिट्स कहाँ से आया? अरे 15,000 का डबल यार। तो 2 कॉलम रुपीस और पर यूनिट, इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहला खर्चा आता है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल। अब क्वेश्चन ये, डायरेक्ट मटेरियल हम कितना लिखे भविष्य में? तो इंग्लिश पढ़ो। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, देखो खुद ही बोल के दिया, पर यूनिट में चेंज कर, पर यूनिट के अंदर चेंज कर। तो डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट राइज बाय 20%। वर्किंग बेटर कर लेना बेटा, हाँ वर्किंग कर लेना। इधर वर्किंग में करता हूँ वेल्लो से, वर्किंग नोट हमारा कुछ कुछ। तो पॉइंट नंबर 1, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट अभी कितने का पीस बिक रहा था? एक पीस कितना रुपीस का बिकता था? अभी 25 रुपीस का पर यूनिट। पर यूनिट तो एक पीस हम 25 रुपीस का सेल करते थे अभी तक। अगले साल से कितने का बिकेगा? सवाल ये। तो बोलता है हाई महंगाई, राइस बाय 20%। तो इसमें 20% इंक्रीज करने का। तो 25 में 20% इंक्रीज करो। तो 20 कैलसी ले लो, 25 का 20% निकालो। 25 का 20% निकालोगे तो 5 आएगा। इसका ना अगले साल से मटेरियल हमें कितना रुपीस का मिलेगा? 30 रुपीस पर यूनिट का मिलेगा। समझ में आ रहा है? 30 रुपीस। वर्किंग नोट नंबर 2। अब आते हैं डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट राइज बाय 40%। देखो पहले डायरेक्ट वेजेस कितना था पर यूनिट? 15 रुपया। हम एक पीस का डायरेक्ट वेजेस 15 रुपये देते थे वर्कर को। डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट, लेकिन ये भी कितना से बढ़ेगा? ये भी कितना से बढ़ेगा? ये भी कितना से बढ़ेगा? 40% से बढ़ेगा। तो 15 का 40% निकालो। तो 15 का 40% निकालोगे तो आंसर आता है 6। इसके अलावा अगले साल से हम 21 रुपीज़ देंगे वर्कर लोग को एक पीस के पीछे। वर्किंग नोट नंबर दोनों, वो दो वर्किंग समझा आपको? यस सर, इसको लिख लेते हैं। तो फ्यूचर में डायरेक्ट मटेरियल कितना रुपीस का मिलेगा? फ्यूचर में डायरेक्ट मटेरियल 30 रुपीज़ पर यूनिट का मिलेगा। और डायरेक्ट वेजेस कितने का मिलेगा? डायरेक्ट वेजेस ये थोड़ा वेल्लो से लिख देता हूँ मैं, ताकि आपको दिखाई दे मैंने इसका वर्किंग किया है। सुन रहे हो? इसका मैंने वर्किंग किया है, 30.00 वर्किंग किया था मैंने। और डायरेक्ट वेजेस को कितना देना पड़ेगा? एक पीस के पीछे 21 रुपीज़ देना पड़ेगा डायरेक्ट वेजेस। सर अमाउंट कैसा आएगा? बहुत इजी है, बहुत इजी है। क्या करने का? यूनिट्स इंटू पर यूनिट करो। यूनिट्स इंटू पर यूनिट, तो 30,000 इंटू 30 करो। 30,000 इंटू 30, अरे एक पीस 30 रुपीज़ का है, तो ऐसा 30,000 पीस बना है। तो कितना खर्चा हो गया? 9 लाख खर्चा हुआ। वेजेस एक वर्कर को 21 रुपीज़ देते हैं एक पीस के पीछे, तो 30,000 पीस बनाने में कितना खर्चा होगा? तो 6 लाख का 30,000। इन दोनों को प्लस करने का एक आंसर आता है, उसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं सर जी? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट हमारा कितना आएगा? प्लस कर देना, 15 लाख 30,000। 15 लाख 30,000। यहाँ तक क्लियर सबको अच्छे से? 15 लाख 30,000। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दो तो वर्किंग हो गया। अब ये क्या बोलता है? फैक्ट्री ओवरहेड में 1.5 लाख तो फिक्स्ड है और बाकी वेरिएबल चेंज होगा बोलता है। तो सुनो सुनो बता रहा हूँ।
तो फैक्ट्री ओवरहेड में इसमें ऐड करेंगे, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। और फैक्ट्री ओवरहेड में कुछ फिक्स्ड होगा और कुछ वेरिएबल होगा हमेशा की तरह। फिक्स के बारे में क्या बोला है, जो फिक्स्ड हो तो फिक्स्ड ही रहेगा। तो अभी भी 1.5 लाख था, पिछला साल 1.5 लाख दिए थे, तो फ्यूचर में भी 1.5 लाख ही देंगे। क्वेश्चन है बोला है दिस विल रिमेन सेम, लेकिन जो वेरिएबल है ना विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू चेंज इन द वेजेस, विल बी इन प्रोपोर्शन टू वेजेस। कहने का मतलब क्या है आपका, ये देखो वर्किंग करता हूँ, ध्यान देना। वर्किंग फैक्ट्री ओवरहेड का वर्किंग करता हूँ, फैक्ट्री ओवरहेड का वी स्टैंड फॉर वेरिएबल वाला सिखाने जा रहा हूँ। बोलता है डायरेक्ट वेजेस कितना था, डायरेक्ट वेजेस कितना था और फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल कितना था। तो बताओ पिछला साल मतलब 2020 में, 2020 में डायरेक्ट वेजेस कितना दिए थे। देखो 2020 में डायरेक्ट वेजेस कितना था, 2,25,000 था, इसी को लिखना 2,25,000 था। जब डायरेक्ट वेजेस 2,25,000 था तो उस टाइम पे फैक्ट्री ओवरहेड का वेरिएबल कितना था, 1.5 लाख था। बोलता है जब ये 2,25,000 था तभी फैक्ट्री खर्चा 1.5 लाख था। तो बोलता है अगले साल अगर वेजेस बढ़ता है, अभी वेजेस कितना हो गया, 6,30,000 हो गया, वेजेस 6,30,000 हो गया, एस्टिमेट कॉस्ट शीट से लिख रहा हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, प्रोपोर्शनेटली का मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, सुन रहे हो, प्रोपोर्शनेटली का मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 6,30,000 इंटू 1,50,000 डिवाइड बाय 2,25,000, आंसर आएगा 4,20,000। आ रहा है क्या, हमको तो आ रहा है, आंसर आता है 4,20,000। इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनेटली, मतलब वेजेस बढ़ेगा तो फैक्ट्री ओवरहेड का वेरिएबल भी बढ़ेगा। कितना आएगा, 4,20,000। जो भी मैं वैल्यू से लिखा हूँ इसका वर्किंग किया हूँ, भड़कना नहीं कहाँ से आया। मेन आंसर में इसको ऐड कर देना, 15 लाख 30 में दोनों को ऐड कर दो, आंसर आता है 21 लाख, 21 लाख। इस आंसर को क्या बोलेंगे, हमेशा की तरह वर्क कॉस्ट। यहाँ तक तो समझा सर। एड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड के बारे में क्या बोला, इंग्लिश पढ़ो, पॉइंट नंबर ई पढ़ो। ऑफ द टोटल एडमिन ओवरहेड वुड इंक्रीज बाय 40%, सीधा टोटल बढ़ा दो। तो वर्किंग करे क्या, जरूर सर जरूर, वर्किंग हमेशा करते रहना। पॉइंट नंबर 4, एडमिन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड टोटल कितना था, टोटल 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 भाई साहब। तो टोटल एडमिन ओवरहेड इन तीनों को प्लस कर देना, 90 प्लस 75 प्लस 60, टोटल आता है 2,25,000, 2,25,000 था एडमिन ओवरहेड। ये जो 2,25,000 है ये कितना से इंक्रीज करने का, पढ़ो ना। टोटल एडमिन, ये देखो ना ब्रैकेट भी डाला था, तो टोटल सीधा 40% से बढ़ा दो। पर यूनिट में नहीं बोला है ना, टोटल मतलब इधर अमाउंट का बात किया जा रहा है। और वैसे भी प्राइम कॉस्ट के नीचे मैंने बोला ना, कुछ नहीं बोले तो अमाउंट में चेंज करने का। तो इसका 2,25,000 का 40% निकालो, तो 2,25,000 का 40%, आंसर आता है 90,000। मेन आंसर में इसको ऐड कर दो तो आंसर आता है 3,15,000। फ्यूचर में डायरेक्टली 3,15,000 लिखेंगे टोटल, समझ में आ रहा है। तो एडमिन खर्चा कितना लिखो, डायरेक्टली 3,15,000 टोटल, सीधा इंडिविजुअली नहीं। मेन आंसर में हम इसको ऐड कर देंगे, मेन आंसर में हम इसको ऐड कर देंगे। 21 लाख में 3,15,000 ऐड करेंगे तो आंसर आता है 24,15,000। इस आंसर को क्या बोलेंगे, देखो हम यहाँ पहुँच गए, भुसावल नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक पहुँच गए। अब इसमें कौन सा खर्चा ऐड करेंगे, ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के बारे में क्या बोला, जरा पढ़ो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बोलता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड पर यूनिट में चेंजेस करने का। अब लेकिन सेलिंग का तो दो खर्चा है, एक एडवर्टाइजमेंट एक सेल्समैन कमीशन। तो अब जब बोला पर यूनिट तो हम पर यूनिट में चेंजेस करेंगे, ठीक है। तो दोनों का हम वर्किंग कर लेंगे। वर्किंग नोट नंबर नेक्स्ट करते हैं, वर्किंग नोट नंबर 5।
पहला किसका वर्किंग करेंगे, पहला हम लोग एडवर्टाइजमेंट करेंगे, एडवर्टाइजमेंट का। तो एडवर्टाइजमेंट का जो पर यूनिट है वो कितना था पहला देख लो। एडवर्टाइजमेंट का पर यूनिट था 8.75 बरोबर। एडवर्टाइजमेंट का जो पर यूनिट है 8.75 था बरोबर। इसको कितना से इंक्रीज करेंगे हम लोग, बोलता है 20% से इंक्रीज करो। तो 8.75 का 20% निकालो तो आंसर आता है इसका 20% निकाला, सुन रहे हो, इसका 20%। तो आंसर आता है 1.75। मेन आंसर में ऐड कर दो तो आंसर आता है 10.5। सुन रहे हो, चेक कर लो, 10.5 आएगा। मतलब अगले साल अपन एडवर्टाइजमेंट का एक पीस के पीछे 10 रुपीज़, अगले साल एडवर्टाइजमेंट पे 10.50 पैसे खर्च करेंगे एक पीस के पीछे। नंबर 6 और एक वर्किंग कर लेते हैं एडवर्टाइजमेंट का। एडवर्टाइजमेंट के बाद और एक था ना सेल्समैन, स्पाइडरमैन नहीं सेल्समैन, सेल्समैन कमीशन। एक पीस के पीछे हम कितना खर्चा किए थे, 10 रुपीज़। इसको भी बढ़ाएंगे तो 10 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ पर यूनिट है। इसमें भी 20% से बढ़ाएंगे, इसका 20% आएगा 2। तो अगले साल से हम कितना पे करेंगे, 12 रुपीज़ पे करेंगे। क्लियर। तो ये 10.5 12 लिखेंगे। तो अगला लिखेंगे, एक लिखेंगे 10.5 और दूसरा लिखेंगे 12। इसका वर्किंग मैंने किया है। तो पहला कौन सा, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट। दूसरा कौन सा, सेल्समैन कमीशन। सर इसका अमाउंट कैसा है, कुछ नहीं यार, याद करो ना, यूनिट्स इंटू पर यूनिट करने का। 30,000 पीस बना तो 30,000 इंटू 10.5 करो, आंसर आता है 3,15,000। और 30,000 इंटू 12 करो, आंसर आता है 3,60,000। मेन आंसर में भाई साहब इसको ऐड कर दो, एक आंसर आता है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल। क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल कितना आएगा, 24,15,000 में दोनों प्लस कर दो, आंसर आता है 30,90,000। फ्री में तो नहीं बेचेंगे, इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट, ऐड करेंगे प्रॉफिट। तो आंसर आएगा आपका सेल्स, आंसर आएगा आपका सेल्स। तो याद करो, एक लास्ट वर्किंग कर लेते हैं जाते जाते। वर्किंग नोट नंबर 7, वर्किंग नोट नंबर 7। इन्होंने बोला है सेलिंग प्राइस को 10% से बढ़ाओ। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एक पीस 100 रुपये का बेचते थे, इसको कितना से बढ़ाएंगे, 10% से बढ़ाएंगे तो 10 रुपये से बढ़ाएंगे। मतलब अगले साल से 110 रुपये का बेचेंगे, 110 रुपये का बेचेंगे एक पीस, 110 रुपये का एक पीस, 110 रुपये का। तो ऐसा हमने कितना पीस बनाया था, 30,000 यूनिट्स। तो 30,000 इंटू 110 करो तो आंसर आएगा 33 लाख। कितना आएगा, 33 लाख। द डिफरेंस इज द प्रॉफिट, तेरे मेरे बीच में जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट है। हाँ, प्रॉफिट माइनस कर दो, आंसर आता है 2,10,000। सर प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ, नहीं गलत सोचे आपका। अभी क्या करने का, ये खाली खाली नहीं छोड़ने का बाजू का, हाँ ये कंप्लीट कर लेने का। तो याद करो इसका पर यूनिट कैसे निकालते हैं, रुपीज़ को यूनिट से डिवाइड करो। ये जो बाकी खाली खाली है ना पूरा भर दो। तो 15,30,000 डिवाइड बाय 30,000 करो, आंसर आता है 51 आएगा। इसको भी डिवाइड कर लो, 1,50,000 डिवाइड बाय 30,000, आंसर आएगा 5.00। इसको डिवाइड करो, 4,20,000 को डिवाइड करो, आंसर आता है 14.00। इसको डिवाइड करो, किसको भी छोड़ो मत, नाराज मत करो। 3,15,000 को डिवाइड करो, आंसर आता है 10.50। इसको डिवाइड करो 24,15,000 को, आंसर आता है 80.50। और कुछ बचा है जिंदगी में, हाँ 30,90,000 को डिवाइड करो, आंसर आता है 103.00। 2,10,000 को डिवाइड करो 7.00, लास्ट में 110। प्रॉब्लम कंप्लीटेड। एज्यूम करता हूँ एकदम अच्छे समझ में आया कि हमने ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया। ओके, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो एक बार फास्ट रिकॉल कर दूं, क्या खास था इस क्वेश्चन में। पहला हमने नॉर्मल कॉस्ट बनाया, नॉर्मल कॉस्ट बनाया तो उसमें गुडविल, इंटरेस्ट और लोन, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। पहला नॉर्मल कॉस्ट बनाया, पर यूनिट भी निकाल लिया। फिर बाद में बोले थे प्रोडक्शन डबल कर दो, मटेरियल का भाव 20% से बढ़ गया, वेजेस 40% से बढ़ गया। तो ये वर्किंग सीधा देख लो, मटेरियल का पर यूनिट में चेंज किया तो आंसर आता है 30.00। वेजेस को 40% से बढ़ाया तो आंसर आता है 21.00। फैक्टरी रेट का जो वेरिएबल है वो वेजेस का प्रोपोर्शन में, तो वेजेस पिछला साल कितना था, पिछला साल मतलब 2020 में वेजेस इतना था, तो 2021 में इतना रहेगा। 2021 में वेजेस इतना था तो फैक्टरी रेट का वेरिएबल इतना आएगा। मतलब वेजेस बढ़ेगा तो फैक्टरी रेट का वेरिएबल भी बढ़ेगा।
एडमिन ओवरहेड कितना निकाले, टोटल इंक्रीज किया सीधा 3,15,000। तो एडवर्टाइजमेंट का कितना से चेंजेस किया, एडवर्टाइजमेंट 10.5 आया, सेल्समैन कमीशन 12 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस 110 रुपये। ओके, तो एज्यूम करता हूँ समझ में आया। वीडियो और अच्छे से प्रैक्टिस करना। चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।